नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान सेट 2026 के बारे में। इसके फॉर्म वर्तमान में चल रहे हैं, तो आज इसके पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, और ये सारे हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के संदर्भ में करेंगे। ठीक है, इसका हम सिलेबस देखेंगे, इसकी हम एलिजिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्थान सेट का एग्ज़ाम है वो किस लिए कराया जाता है। वो कराया जाता है किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है ये सेट एग्ज़ाम। इसको पास करना ज़रूरी होता है। अगर इसको पास नहीं करते हैं तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसको पास करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है तो। ठीक है, हमारा जो मेन टारगेट है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। इसी के संदर्भ में हम सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी इसकी कंडीशन क्या क्या है। तो जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, EWS के स्टूडेंट हैं, उनको 55% मार्क्स आने चाहिए किसके अंदर? मास्टर डिग्री के अंदर। मतलब अगर आपकी जो भी सब्जेक्ट है मेन, जैसे हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, और आप अगर लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको जो MLIS है उसके अंदर कितने % मार्क्स आने चाहिए? 55% मार्क्स आने जरूरी हैं। ठीक है, आगे अगर आप OBC छात्र हैं या SC छात्र हैं, ST छात्र हैं, या फिर PWD यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं, या थर्ड जेंडर के कैंडिडेट हैं, तो आपको जो मास्टर डिग्री है यानी MLIS है उसके अंदर 50% मार्क्स आने जरूरी हैं। ठीक है, अगर आप जो मास्टर डिग्री में फाइनल ईयर के अंदर हैं तो भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि ये देखिए अपीयर है तो भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर फाइनल ईयर में है तो आप, है ना। वही यहाँ पे फिर है कि 55% चाहिए आपको, और अगर SC ST है तो 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और ये भी है कि अगर आप इस एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, सेट का एग्ज़ाम आपने दिया, ठीक है, लेकिन आपकी जो मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो आपको सेट एग्ज़ाम की, और उसमें क्वालिफाई हो गए तो आपको सेट एग्ज़ाम की 2 साल के अंदर आपकी जो मास्टर डिग्री है उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, 2 years फ्रॉम सेट एग्ज़ाम रिजल्ट। अगर आपने सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया 2 साल के अंदर तो जो आपकी ये एलिजिबिलिटी है वो हट जाएगी। ठीक है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं दी गई है तो आपको UGC नेट का या UGC CSIR नेट का एग्ज़ाम देना है, उसके अंदर ये सारी आपको सब्जेक्ट मिल जाएगी। इसकी वैलिडिटी है, जो सेट एग्ज़ाम की वैलिडिटी है कितनी है? फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए इसकी एलिजिबिलिटी है। अगर आप एग्ज़ाम एक बार दे लिया आपने एग्ज़ाम, तो ये आपकी जो एलिजिबिलिटी है एग्ज़ाम की वो हमेशा के लिए हो जाएगी। आगे देखते हैं हम स्कीम ऑफ टेस्ट के बारे में, यानी जो ये एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में हम देखेंगे। इसके अंदर 2 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, और दोनों कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, दोनों एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक तो पेपर 1 है, इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके अंदर तो जो पेपर 1 है इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 50, और कितने मार्क्स के होंगे? ये 100 मार्क्स के होंगे, यानी जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, और ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ठीक है, और सेकेंड पेपर होगा उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, और जो पेपर सेकंड है उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, और जो पेपर सेकंड है इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 200। तो पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के मार्क्स मिलाकर कितने होंगे? 300। ठीक है, पेपर 1 के तो 100 गए और पेपर 2 के 200 गए, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यानी जो सेट एग्ज़ाम है वो 300 मार्क्स का होगा, और 150 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर दोनों पेपर को मिला के। ठीक है, और इसमें टोटल हमको टाइम कितना मिलेगा? 3 घंटे का टाइम हमें मिलेगा। ठीक है, नहीं 180 मिनट हमको यहाँ पर मिलेंगे पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए, और दोनों में कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक ड्यूरेशन नहीं होगा, ठीक है। अब भाई हम मीडियम की बात कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होगा, यानी उसके अंदर हिंदी भी लैंग्वेज आएगी और इंग्लिश भी लैंग्वेज आएगी, ठीक है। आप दोनों में से कोई सी भी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं वहाँ पे ना। आगे देखते हैं, अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वही मान्यता प्राप्त होगी। मान लो अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर जो हिंदी मीनिंग है वो नहीं माना जाएगा, जो इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है वही मान्यता होगी, उसके अंदर मान्यता नहीं मिल पाएगी। जो अगर मान लो कोई हिंदी के अंदर कोई चीज़ गलत भी आ गई है तो उसको वहाँ पर मान्यता नहीं मिलेगी, जो इंग्लिश वर्जन है उसी को वहाँ पर मान्यता मिलेगी। जैसे आप लाइब्रेरी साइंस के अंदर पढ़ते हैं, कई जगह पर स्पेस हम पढ़ते हैं, तो स्पेस का मतलब तो अंतरिक्ष भी होता है, और यहाँ पर हम टाइम से भी लगाते हैं इसका मतलब। तो यहाँ पर जो इंग्लिश में दिया होगा वही राइट होगा, हिंदी के अंदर जो दिया होगा वो राइट नहीं माना जाएगा अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्शन आता है तो, ठीक है। आगे देखते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में, ठीक है। जो ईच क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। आगे फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आपको राइट है तो 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, अगर आपका क्वेश्चन गलत भी है तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना आप है ना। यहाँ पे लिखा है नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड और अनअटेम्प्ट। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया है, उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। To answer a question, the candidate needs to choose one option as correct option. If a question is found to be incorrect, ambiguous, or has multiple correct answer, only those candidates who have attempt the question and choose one of the correct answer would be given the credit, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है उसके अंदर मल्टीपल आंसर है तो उनमें से अगर किसी ने उन दोनों में से अगर सही आंसर चुना है, दो आंसर है, उन दोनों में से एक आंसर सही चुना आपने, ठीक है, ये दोनों इनमें से आपने एक ऑप्शन चुना है। अगर आपने दोनों में से एक भी नहीं चुना है तो आपको वहाँ पर जो नंबर है वो नहीं मिलेंगे। अगर आपने दोनों में से एक भी चुन लिया है तो आपको वहाँ पर नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड चूज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट दो आंसर करेक्ट है, दोनों में से एक भी चुन लिया आपने तो वहाँ पर आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने गलत आंसर चुना है तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आगे है इफ़ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड फॉर एनी रीजन देन 2 मार्क्स विल बी अवॉर्ड टू ऑल दोज हु हैव अपीयर्ड इन दिस पेपर एग्जाम। अगर मान लो कोई एग्जाम डिलीट होता है जिसको गलत मान लिया जाता है तो उस क्वेश्चन का मार्क्स सभी कैंडिडेट को मिलेंगे जो एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं, ठीक है। इसके बाद सिलेबस की बात है, हम सिलेबस आगे देखेंगे इसका। अब यहाँ पे एज लिमिट है, तो एज लिमिट यहाँ पर कोई भी नहीं दी गई है। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, यहाँ पर एज लिमिट नहीं दी गई है। मैं कोई भी एज का यहाँ पर कैंडिडेट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जामिनेशन फ़ीस देख लेते हैं। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, और अदर स्टेट की जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कितनी फ़ीस है? 1500 रुपये, ठीक है। और EWS, SBC, OBC नॉन क्रीमी वाले, ठीक है, इन छात्रों के लिए कितनी फ़ीस है? 1200 फीस है, ठीक है। और SC, ST और ऑल PWD यानी फिजिकल कैंडिडेट जो होते हैं ना उनके लिए कितनी है? 750 रुपये, ठीक है। जो जनरल वाले हैं और OBC वाले हैं कितने? 1500, और EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 1200 है, SC, ST छात्रों के लिए कितनी है? 750, ठीक है। अब हम देखते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक चालू रहेगा? 14 जून से 15 जुलाई तक, ठीक है। इस बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई भी छात्र चाहता है कि वो सेट एग्ज़ाम दे तो वो 14 जून से 15 जुलाई के बीच में कभी भी फॉर्म भर सकता है। और इसका जो डेट की एग्जामिनेशन डेट हमें दे रखी है 13 सितंबर को, जो सेट है राजस्थान सेट, इसका एग्ज़ाम होगा 13 सितंबर 2026 को एग्ज़ाम हो जाएगा।
यहाँ पे टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड टाइम। जितनी भी सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन है हमें, उन सभी का जो टेस्ट है वो एक ही दिन होगा, ठीक है। एग्ज़ाम सभी कैंडिडेट्स का एक साथ ही होगा। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमारे जानने के लिए नहीं है, ये नॉर्मल सी बातें हैं। अब हम देखते हैं जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है उसका सिलेबस देख लेते हैं। इसके अंदर जो यूजीसी नेट है और जो राजस्थान सेट है इसका सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल हमें 10 यूनिट गिवन है। कितनी? 10 यूनिट। 10 यूनिट गिवन है। इन 10 यूनिट के बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या आएगा इन 10 यूनिट में से। सबसे पहले देखते हैं हम यूनिट 1 में से क्या क्या आता है। यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले है डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, जिसके अंदर है जनरेशन, कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग, मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन साइंस, इसके अंदर रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट्स, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, टाइप्स, थ्योरीज, मॉडल्स, चैनल्स, बैरियर्स, ट्रेंड्स इन स्कूलरी कम्युनिकेशन। आगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, जिसके अंदर है जनरेटर्स, प्रोवाइडर्स एंड इंटरमीडिएट्स। आगे है आईपीआर एंड लीगल इश्यूज। आईपीआर के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर है कैटेगरीज, कन्वेंशंस, ट्रीटीज एंड लॉज, ठीक है। आगे है प्लगेरिज्म, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। आगे है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। नेक्स्ट है नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल मिशन एंड ऑन लाइब्रेरीज, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जो नेशनल नॉलेज कमीशन है इसके बारे में और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं जो यूनिट 2 है इसके अंदर क्या क्या आएगा। इसके अंदर है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, मतलब जो लाइब्रेरी का इतिहास है इंडिया के अंदर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे और लाइब्रेरीज इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी कमिटीज़ एंड कमीशन ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया है इनके बारे में हम आएगा इसके अंदर, ठीक है, एग्जाम के अंदर। और ये वाला टॉपिक हमारा जो लाइब्रेरी साइंस के अंदर ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक्स, पब्लिक, स्पेशल एंड नेशनल, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट है। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल से, है ना। नेक्स्ट है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडिया स्टेट्स, ठीक है। जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन और लाइब्रेरी एक्ट्स हैं उनके बारे में। इसके अंदर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, इसके बारे में हम पढ़ लिया है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर, इसके बारे में भी हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों हमारे कंप्लीट हैं और ये तीनों आपके एग्जाम में आएंगे। आगे लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये भी हमने पढ़ लिया है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन, जिसके अंदर हम लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन और प्रोफेशनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल एथिक्स, ये हमने नहीं पढ़ा अभी तक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस नेशनल, यानी प्रोफेशनल एसोसिएशन नेशनल के अंदर आएगा ILA, यानी ये भी हमने पढ़ लिया है। एजलिक हमने पढ़ लिया है, एटलीस्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इंटरनेशनल में आएगा IFLA, ALA, SLIP, एजलिप, SLA, रोल ऑफ UGC, RRLF और यूनेस्को इन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। हमने जो हमारी क्लासे ILA भी हमने पढ़ लिया है, एजलिक हमने पढ़ लिया है, एटलीस्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये सारे नेशनल हो गए। इंटरनेशनल के अंदर आएगा
इफ्ला ये भी हमने पढ़ लिया है, ALA भी आएगा, स्लिप आएगा, एजलिप आएगा, SLA आएगा, UGC रोल है वो भी हमने पढ़ लिया है, RRLF भी हमने पढ़ लिया है, यूनेस्को भी हमने पढ़ लिया है। तो ये सभी आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और ये सब हमने पढ़ लिया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूजर्स, यूजर स्टडीज एंड यूजर एजुकेशन। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, एरियाज, स्टैंडर्ड्स, टाइप्स एंड मॉडल्स, ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ये सब आपके यूनिट 2 के अंदर है। अब हम देखते हैं यूनिट 3 के अंदर क्या क्या आएगा। इसके अंदर आएगा इंफॉर्मेशन सोर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड फॉर्मेट्स। इंफॉर्मेशन जो सोर्स है उसका नेचर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और फॉर्मेट्स। आगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री। आगे है प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स, प्रिंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कैसा भी हो सकता है प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स, जिसके अंदर हम जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग्स, पेटेंट, स्टैंडर्ड्स, थीसिस, डिजर्शंस, ट्रेड्स, लिटरेचर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं और ये सब आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स। इसके अंदर है डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्सेस, एब्स्ट्रैक्टिंग, स्टैटिकल सोर्सेज, हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स, ठीक है, हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स। नेक्स्ट है टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स, इसके अंदर है डायरेक्टरीज, ईयर बुक्स एंड एल्मेनेक्स, ठीक है, एल्मेनेक्स। नेक्स्ट है रेफरेंस सोर्स, जिसके अंदर है बिब्लियोग्राफी है, बायोग्राफिकल है, एजुकेशनल है, लैंग्वेज है और ज्योग्राफिकल सोर्स है। इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा ना, और ये सब आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोर्स, जिसके अंदर है सब्जेक्ट गेटवेज, वेब पोर्टल्स, बुलेटिन्स, बोर्ड्स, डिस्कशन फोरम्स एंड ग्रुप्स। नेक्स्ट है डेटाबेस, जिसके अंदर है बिब्लियोग्राफिक, न्यूमेरिक, फुल टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, ओपन एक्सेस डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या क्या है, बिब्लियोग्राफिक है, न्यूमेरिक है, फुल टेक्स्ट है, मल्टीमीडिया है और ओपन एक्सेस डेटाबेस है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब भी आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आगे है इवोल्यूशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज एंड वेब सोर्सेज, वेब रिसोर्सेज, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट 4 में के अंदर से क्या क्या आएगा। जो यूनिट 4 है हमारी, इसके अंदर है कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट है रेफरेंस सर्विस, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड रेफरल सर्विस है। नेक्स्ट है अलर्टिंग सर्विस, जिसके अंदर केस है, SDI है, इंटर लाइब्रेरी लोन है और डॉक्यूमेंट डिलीवरी है। नेक्स्ट है मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस एंड टूल्स के बारे में, जिसके अंदर मोबाइल ओपेक है, मोबाइल डेटाबेस है, मोबाइल लाइब्रेरी वेबसाइट है, लाइब्रेरी एप्स हैं, मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, आर्गुमेंटेड रिलेटी हैं, SMS अलर्ट्स हैं, जियो लोकेशन है और रेफरेंस इंक्वायरी है, ठीक है। नेक्स्ट है वेब 2.0, वेब 3.0, लाइब्रेरी 2.0, कॉन्सेप्ट, इन सब के कॉन्सेप्ट कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, कंपोनेंट्स हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग है, RSS फीड्स हैं, पॉडकास्ट हैं और वॉडकास्ट और आस्क अ लाइब्रेरियन, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे और ये सब आपके एग्जाम के अंदर आएंगे यूनिट 4 के अंदर। आगे है कोलैबोरेटिव सर्विस, जिसके अंदर सोशल नेटवर्क है, एकेडमिक सोशल नेटवर्क है और सोशल टैगिंग है, सोशल बुक मार्किंग है, ठीक है। वेब, अब नेक्स्ट हमारा वेब, इसके अंदर है स्किल डिस्कवरी सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे
निस्कियर, डेसीडोक, सेंडोक, एनविस, इंस्लुपनेट, डेलनेट, निकनेट, अर्नेट, नेशनल नॉलेज नेटवर्क यानी NKN, आगे है बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। इन सब के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, ये भी आपके एग्जाम के अंदर आएगा ना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स। ये तो हो गए नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स। अब हम देखते हैं जो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स हैं वो भी आपके एग्जाम में आएगा। इसके अंदर है INIS, एग्रिस है, इंस्पेक है, मेडलर्स है, बायोसिस है, एरिक है, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है यानी PIS है, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम है यानी BIS है। ये सब भी आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कंसोर्टिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल। जो लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कंसोर्टिया है ये नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी, और ये दोनों आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है यूनिट 5। यूनिट 5 में देखते हैं आपके अंदर एग्जाम के अंदर क्या क्या है। यूनिट 5 इसके अंदर है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जो कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर नेचर, एट्रीब्यूट्स और मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, ये हमारा कंप्लीट है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन है, थ्योरीज है, कैनन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है यानी SKOS है, टेक्सोनोमीज है, फ्लॉक्सोनोमी है, ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन है। ये टॉपिक हमारी कंप्लीट है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स, जिसके अंदर DDC हमने पढ़ लिया है, UDC है, CC है, ये तीनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कैटलॉगिंग, जिसके अंदर कैनन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव कैटलॉग हैं, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड्स हैं, जैसे CC, CCC, AACR2 है, ये सब हमने पढ़ लिया है। CC भी हमने पढ़ लिया है और AACR भी हमने पढ़ लिया है। इसका सेकंड एडिशन भी पढ़ा है, थर्ड और सेकंड रिवाइज एडिशन भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक हमारे कंप्लीट है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स फॉर्मेट एंड डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हमने ISBD ये पढ़ रखा है यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर नहीं है, सॉरी, ISBD हमने पढ़ रखा है, मार्क 21 हमने पढ़ रखा है, CCF हमने पढ़ रखा है, और RDA ये भी हमने पढ़ रखा है, और FRBR भी हमने पढ़ रखा है, और हमने बिब फ्रेम ये भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट है। ISBD, मार्क 21, CCF, RDA, FBR और बिब फ्रेम, ये हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हैं, ये आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर है ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। 2709 ISO 2709, ये पूरा है ISO 2709, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट है Z39.50, ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट है Z39.71, ये भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाडेटा स्टैंडर्ड्स, जिसके अंदर डबलिन कोर मेटाडेटा है, मार्क 21 है, मेट्स है, मोड्स हैं और EAD, ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हैं। ये सारे जितने भी टॉपिक हैं ये आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्सिंग सिस्टम एंड टेक्निक्स। क्या है? इंडेक्सिंग सिस्टम एंड टेक्निक्स, जिसके अंदर असाइंड, प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट, डिराइव्ड टाइटल बेस्ड और वोकेबलरी कंट्रोल। क्या है? असाइंड, प्री कोऑर्डिनेट, पोस्ट कोऑर्डिनेट, डिराइव्ड टाइटल बेस्ड और वोकेबलरी कंट्रोल। ठीक है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्टिंग, टाइप्स एंड गाइडलाइंस। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम, जिसके फीचर्स, कंपोनेंट्स, मॉडल्स एंड एवोल्यूशन, ये सारे एग्जाम के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है यूनिट 6, इसके अंदर क्या क्या आएगा देखते हैं। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, फंक्शंस एंड स्कूल्स ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट, जिसके अंदर बुक सिलेक्शन टूल्स हैं, प्रिंसिपल्स, लाइब्रेरी एक्वाइजेशन है,
टेक्निकल प्रोसेसिंग है, सर्कुलेशन है, सीरियल कंट्रोल है, मेंटेनेंस है, स्टॉक वेरिफिकेशन है, प्रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन है, हैजार्ड्स एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स हैं। ये सारे टॉपिक आपकी जो स्टेट एग्जाम है उसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्लानिंग पढ़नी है, जॉब एनालिसिस पढ़नी है, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, जॉब इवोल्यूशन पढ़ना है, सिलेक्शन पढ़ना है, रिक्रूटमेंट पढ़नी है, मोटिवेशन पढ़ना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है और स्टाफ मैनुअल है। ये सारे एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज, जिसके अंदर सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, बजटिंग मेथड्स हैं, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, एनुअल रिपोर्ट है और एनुअल रिपोर्ट एंड स्टैटिक्स है, लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड कमिटी है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर स्वॉट है, PEST है, PERT है, CPM है, ये सबको हमको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके अंदर TQM, जिसे TQM भी कहते हैं हम, जिसका कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, प्रिंसिपल, टेक्निक्स, 6 सिग्मा, इवोल्यूशन ऑफ सर्विस है, लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग है, इंफॉर्मेशन कॉमन्स, जिसके अंदर मेकर स्पेस और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS और MBO पढ़ना है, चेंज मैनेजमेंट पढ़ना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, क्राइसिस मैनेजमेंट पढ़ना है। ये सब आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है नॉलेज मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्रिंसिपल, टूल्स, कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्ट आएगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर प्लान है, रिसर्च है, स्ट्रेटीज है, मिक्स सेगमेंटेशन है, प्राइसिंग है, एडवर्टाइजिंग है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। ये सब आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 7, इसके अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, ASCII और ISCII है, यूनिकोड है। ये सब आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आगे है कंप्यूटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। ये सब एग्जाम के अंदर आएंगे। आगे हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। आगे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीड्यूरल है, हाई लेवल है, स्क्रिप्टिंग है, वेब लैंग्वेज है। ये सारी लैंग्वेज आपके एग्जाम के अंदर आएगी। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन चैनल्स हैं, मोड है, मीडिया है, ISDN है, PSDN के बारे में पढ़ना है। आगे मल्टीप्लेक्सिंग है, मॉड्यूलेशन है, स्टैंडर्ड्स हैं और प्रोटोकॉल्स हैं। ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके अंदर मीडिया है, वाईफाई है, लाइफी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंदर टोपोलॉजीज़ हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, लेन, मेन, वेन, ये सारे क्या हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट, जिसके अंदर आपको पढ़ना है वेब ब्राउज़र पढ़ना है, www पढ़ना है, ईमेल पढ़ना है, सर्च इंजन है, मेटा एंड एंटिटी सर्च है और इंजन्स हैं, यानी मेटा एंड एंटिटी सर्च इंजन आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स, HTTP है, SHTTP है, FTP है, SMTP है, TCP और IP है, URI है, URL है। ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजीज़। ये सब आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है यूनिट 7 के अंदर डाटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल, क्रिप्टो फोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी है, एंटीवायरस है, सॉफ्टवेयर है, एंटी स्पाईवेयर है और
इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 7 के अंदर। नेक्स्ट है यूनिट 8, जिसके अंदर है लाइब्रेरी ऑटोमेशन है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अंदर एरियाज पढ़ने हैं, प्लानिंग पढ़नी है, सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ना है, इम्प्लीमेंटेशन पढ़ना है, एवोल्यूशन पढ़ना है, स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है बारकोड है, RFID है, QR कोड है, बायोमेट्रिक है, स्मार्ट कार्ड है, फ्यूचर एंड एप्लीकेशन पढ़ना है स्मार्ट कार्ड का। नेक्स्ट है डिजिटाइजेशन, प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस इश्यूज, ये सब आपको पढ़ना है डिजिटाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है डिजिटल लाइब्रेरी, जिसके अंदर आपको जेनेसिस पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, आर्किटेक्चर पढ़ना है, स्टैंडर्ड्स पढ़ना है, फॉर्मेट्स पढ़ना है और प्रोटोकॉल्स और DOI के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है डिजिटल प्रिजर्वेशन, नीड्स, पर्पस, स्टैंडर्ड्स, मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोजेक्ट्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल के बारे में पढ़ना है। जो भी डिजिटल प्रिवेंशन है, जिसके अंदर आपको नेशनल भी पढ़ना है और इंटरनेशनल भी पढ़ना है। नेक्स्ट है डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। जो डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल, ये दोनों आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरीज, जिसके अंदर नीड्स हैं, पर्पस हैं, टाइप्स एंड टूल्स हैं और इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरीज हैं इन इंडिया। एक तो इंटरनेशनल हो गया और एक हो गया इंडिया के अंदर, जिसके अंदर ROAR है, DOAR है, SHARPA है और ROMIO है। ये सब आपको एग्जाम के अंदर पढ़ने हैं सेट एग्जाम के लिए ना। नेक्स्ट है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको आर्किटेक्चर पढ़ना है, डेटा इंटीग्रेशन पढ़ना है, CMS सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, सिलेक्शन के बारे में पढ़ना है, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ना है, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है आपको किसके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपको एक्सपर्ट सिस्टम एंड रोबोटिक्स इन लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना है, सोशल मोबाइल एनालिटिक क्लाउड के बारे में पढ़ना है आपको, यानी SMAC के बारे में पढ़ना है और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है ओंटोलॉजी, इसके टूल्स के बारे में पढ़ना है, जैसे RDF हो गया, RDFs हो गया, पोटेग हो गया, सिमेंटिक वेब हो गया और लिंक्ड डेटा हो गया, बिग डेटा हो गया, डेटा माइनिंग हो गया और डेटा हार्वेस्टिंग के बारे में आपको पढ़ना है किसके अंदर, ओंटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी वो है यूनिट 9, जिसके अंदर आपको पढ़ना है रिसर्च के बारे में। रिसर्च के अंदर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, पर्पस पढ़ने हैं, फंक्शन पढ़ना है, स्कोप्स एंड एथिक्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़नी है, बेसिक एंड अप्लाइड पढ़ना है और पढ़ना आपको इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में आपको पढ़ना है किसके अंदर, रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट है रिसर्च मेथड्स, हिस्टोरिकल हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या फिर एक्सपेरिमेंटल एंड डेल्फी हो, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है किसके अंदर, रिसर्च मेथड्स के अंदर। नेक्स्ट है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आपको सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ना है आपको, फॉर्मुलेशन पढ़ना है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ना है, हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है, फॉर्मुलेशन, टाइप्स एंड टेस्टिंग, सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है आपको। ये सब आपको पढ़ना है किसके अंदर, रिसर्च डिज़ाइन के अंदर पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, जिसके अंदर आपको क्वेश्चनरीज पढ़ना है, इंटरव्यू पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स पढ़ना है, स्केल्स एंड चेकलिस्ट के बारे में पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। इसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ना है, स्टैटिकल मेथड्स के बारे में पढ़ना है, टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है स्टैटिकल पैकेज, जिसके अंदर स्प्रेडशीट हो गया, SPSS हो गया, BIP एक्सेल हो गया, R स्टैटिक्स हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड
सिटेशन टूल्स, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्टाइल पढ़ना है, कंटेंट्स हो गया, गाइडलाइंस हो गया, स्टाइल मैनुअल्स हो गया, ऑनलाइन सिटेशन टूल हो गए, रेफरेंस स्टाइल मैनेजमेंट टूल्स हो गए, एंटी प्लेगरिज्म टूल हो गया, एवोल्यूशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है मैट्रिक स्टडीज इन LIS, जिसके अंदर आपको बायोमेट्रिक्स पढ़ना है, साइंटोमेट्रिक पढ़ना है, वेबोमेट्रिक पढ़ना है और अल्टमेट्रिक पढ़ना है, अल्ट मैट्रिक्स, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है किसके अंदर, मैट्रिक स्टडीज इन LIS, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। नेक्स्ट है इम्पैक्ट फैक्टर, जिसके अंदर आपको जनरल्स पढ़ना है, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑथर्स पढ़ना है, H इंडेक्स पढ़ना है, G इंडेक्स पढ़ना है, I10 इंडेक्स के बारे में पढ़ना है। ये सब आपको किसके अंदर पढ़ना है, इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च, ये सब आपके यूनिट 9 के अंदर आएंगे। अब हम देखते हैं यूनिट 10 के अंदर क्या क्या आएगा। यूनिट 10 के अंदर है एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सब आपको यूनिट 10 के अंदर पढ़ना है। हेल्थ साइंस एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना आपको। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको, कॉर्पोरेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ना। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आर्काइव म्यूजियम एंड ओरिएंटल लाइब्रेरीज के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना आपको। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सिस्टम फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन एंड वुमेन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये पूरा सिलेबस हमारा जो सेट एग्ज़ाम है और जो UGC नेट है इसके अनुसार है। तो ये सब यूनिट 10 जितनी भी आपको गिवन है, ये 10 यूनिट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको UGC नेट के अंदर या फिर सेट एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई करना है। तो ये 10 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और जो जनरल GK वाला पोर्शन है वो अलग है, ठीक है। ये अब हमने जो हमारी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट है इसके अनुसार बताया, आपको जो सिलेबस है वो बताया आपको ना। तो ये जितनी भी यूनिट है आपको पढ़नी पड़ेगी, 10 की 10 यूनिट, ठीक है। ताकि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको ये 10 की 10 यूनिट आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। इन सब में से हमने बहुत सारे टॉपिक हमने करवा दिए हैं और भी बहुत सारे टॉपिक हम करेंगे, जिसमें से 2 यूनिट तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरी यूनिट भी जल्द कंप्लीट करवा देंगे हम। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। अगर आपको UGC नेट या फिर सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं आप, और वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।